अभिनंदन करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा सर से कि आप मंच पे बने रहेंगे अभी। इसके बाद मेरा निवेदन हमारे प्रोफेसर एस रावत जी से निवेदन रहेगा कि आप मंच पे आने का कष्ट करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा प्रिंसिपल मैम से आप बैग पहना करके प्रोफेसर एस रावत का स्वागत को अभिनंदन करेंगे। इसी क्रम में जिस भट्ट की हिसाब से आप मंच पे आने का कष्ट करेंगे। डबल मैम से मेरा निवेदन है कि आप जिस हिसाब का बैच पहना करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरा निवेदन रहेगा मैनेजमेंट टीम से डॉक्टर हरीश भट्ट जी से आप मंच पे। मेरा निवेदन रहेगा इसके बाद कानपाल सर से मेरा काफी निवेदन है श्री कोटियाल जी से, कोटियाल सर से असिस्टेंट टीचर भगवती मेमोरियल कानपाल सर का मैनेजमेंट टीम को अभिनंदन करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा काना मैडम से पूजा काला में। मेरा निवेदन रहेगा पूजा काला मैम से अभिनंदन करेंगे। एक बार पुनः हमारे आदरणीय एमएम श्रीमाल सर और सभी मैनेजमेंट टीम के सदस्यों का विद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। और समारंभ के लिए दीप प्रज्वलन हेतु मंच पे जाकर फोटो में माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करेंगे।
प्रबंधक विजय भट्ट जी हैं, डॉक्टर हरीश भट्ट जी हैं और आप सभी का कालपा जी हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ इस मौके पे। ये हमारे लिए एक स्पेशल डे है जिसको कि हम हमेशा स्थापना के रूप में मनाते हैं और हमारे मन में यही रहता कि हर साल हम किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और निरंतर हमारी जो संस्थापिका महोदय हैं वो हमें गाइड करती है, बताती है अपने विचारों से, अपने जहाँ से भी उनके पास आते हैं और हम इसको करते हैं। मैं विशेष रूप से अपने संस्थापिका महोदय का हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करती हूँ कि वो जब भी मौका होता है वो यहाँ पे हमारे पहुँचती हैं, कहीं दूर रहती है फिर भी वो यहाँ पे आती है, जैसे भी हो उसी दिनों में पहुँचती है। इसके लिए मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, यहाँ पर आप सबको पता है कि फाउंडेशन डे जो हम मनाते हैं, जो हमारे स्कूल का स्थापना दिवस है, उसको हम हर साल किसी न किसी रूप में मनाते हैं। आज का जो हमने दिया संकल्प दिवस के रूप में दिया है, हर बच्चे का, हर टीचर्स का, हर मैनेजमेंट टीम का हमारे साथ ये संकल्प होना चाहिए कि हम स्कूल को कैसे आगे निरंतर आगे बढ़ाएं, अपनी शिक्षा को कैसे बेहतर करें और हर बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला कैसे आगे बढ़े। हर क्षेत्र में केवल पढ़ाई के साथ साथ जो भी अदर एक्टिविटीज होती हैं उनमें आगे बढ़े, ये हमारा संकल्प है आज का। और हम इसको, ये हमारा शुरू से संकल्प रहा है हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का, बच्चों को प्रेरित करने का। और ऐसे ही जो सर ने अभी कहा है, प्रोत्साहन योजना के तहत एक यही योजना है जिससे हम ये सोचते हैं कि वो बच्चा भी यहाँ पे पढ़े जो गरीब है लेकिन मेधावी है। मेधावी इसलिए है कि वो पढ़ाई में अच्छा है लेकिन फीस नहीं भर सकता है, अदर स्कूल की फीस नहीं दे सकता है जहाँ पे इतनी ज़्यादा फीसें हैं, लेकिन हमारा स्कूल एक बहुत कम फीस में और उन बच्चों को भी पढ़ाता है और साथ में उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उनसे सारा मैनेजमेंट तैयार होता है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। यहाँ पे मैं कहूँगी 37 साल हम लोगों को हो चुके हैं और निरंतर प्रयास के तहत नर्सरी से 12th तक हमने इसको किया है। 2019 में इसको 12th की मान्यता मिली, जिसमें कि रिजल्ट लगातार ठीक अच्छा रहता है, कभी बहुत अच्छा कभी मीडियम, लेकिन उम्मीद है कि आगे निरंतर अच्छा रहेगा। अभी हमारे बीच कई सेशन में हमारे बच्चों ने उत्तराखंड जो स्टेट लेवल के जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें अपना प्लेस लिया है। उसके लिए भी वो बच्चे और हमारे टीचर, हमारा मैनेजमेंट बहुत सारा बधाई का पात्र है। ऐसे ही बच्चे हमारे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी नेशनल लेवल तक खेलते रहे हैं और कहीं ना कहीं प्लेस लिया है, उनको फायदा मिला है अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से भी हमारे बच्चे आगे बढ़ते रह रहे हैं। ऐसे ही हमारे कई गतिविधियाँ हैं जो सिटी लेवल पे होते हैं, हमारे शहर के पे होती है, तो वहाँ पे भी हमारा बच्चा जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है, चाहे वो स्पीच का है, चाहे वो कहीं पे भी कोई भी प्रतियोगिता होती है, प्लेस लेके घर आता है, स्कूल आता है, तो हमें बड़ा गर्व होता है कि कहीं ना कहीं हमारे टीचर पूरी तरह से बच्चों के लिए समर्पित है। मैनेजमेंट टीम को बधाई देती हूँ और मैं आश्वस्त करती हूँ कि निरंतर हम आगे बढ़ते रहेंगे और जहाँ पे भी कमियाँ होंगी सारा मैनेजमेंट टीम कहीं ना कहीं हमको प्रेरित करेगा कि ये चीज़ गलत है। जैसे कि हमें कल हमारी विजय भट्ट जी जो हमारे मैनेजर हैं, उन्होंने मुझे कहा फोन पे कि मैम कहीं ना कहीं हम थोड़ा कमी में जा रहे हैं, हमें कुछ इस तरह से बेहतर और करना है जिससे कि अभिभावकों के बीच में हम अपने स्थान बना सकें। तो अच्छा लगा मुझे कि हमें भी प्रेरित किया है, ऊर्जा के साथ हम फिर भी सोचने को मजबूर हो गए कि कहीं ना कहीं हम कुछ कभी छोड़ रहे हैं, जिससे कि हम आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं हमें दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पे सरस्वती वंदना स्टार्ट होगी। सबसे पहले सरस्वती जी की पूजा होती है, उसके बाद ही जो है आगे की एक्टिविटीज़ को किया जाएगा। सरस्वती वंदना वाले बच्चे यहाँ पे आ जाए। और कौन है सरस्वती?
फाउंडेशन डे मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे स्कूल भगवती मेमोरियल पब्लिक स्कूल का नाम स्वर्गीय श्री भगवती प्रसाद नौटियाल जी के स्मृति में रखा गया है। इस स्कूल की स्थापना 2 मई 1988 को उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा नौटियाल जी के द्वारा की गई है। तो अभी कार्यक्रम को आज हम सभी इस जगह पर, इस मंच पर कार्यक्रम को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम हाउस हेल्ड को रामचरितमानस की चौपाई के लिए मंच पर बुलाना चाहती हूँ।
इससे बढ़ाएं थोड़ा और Good morning to all of you. As we all know that today we have gathered here on the occasion of 37th Foundation Day of our school. So on this precious occasion, I am Sanskriti Kandpal, a student of class 12, going to give you a presentation on the topic Mendel and genetics. First of all, we have to know that what is genetics. The transfer of characteristics from parents to their offspring is called heredity. And the study of heredity is called genetics. होता क्या है? जेनेटिक साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जहां हम जानते हैं कि आखिर पेरेंट्स से उनके बच्चों में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते कैसे हैं, कौन इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, ये सब हम जानते हैं जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स के बारे में आज हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, पर पहले दुनिया को ये नहीं पता था कि जेनेटिक्स चीज़ क्या है। तो आज हम जिस ग्रेट पर्सनैलिटी की बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी है जिन्होंने पूरी दुनिया को जेनेटिक्स के बारे में बताया कि जेनेटिक्स होती क्या है, कैसे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, कौन इसके रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ग्रेट पर्सनैलिटी है ये कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करती, ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। He was an Austrian monk. He didn't belong to any scientific background. और ये और कोई नहीं ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स और फर्स्ट जेनेटिस्ट के नाम से भी जानते हैं। जेनेटिक्स के फील्ड में सबसे पहले सक्सेसफुली वर्क करने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट, जो मटर के पौधे होते हैं जिनका साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम होता है, उनमें उन्होंने 1856 से 1863 तक 7 इयर्स का टाइम लिया और एक्सपेरिमेंट किया, जिनमें उन्होंने 7 अलग अलग पेयर लिए ट्रेस किए, जैसे कि पी प्लांट की हाइट, उनके शीट का शेप, साइज, कलर, फ्लावर का कलर, और उन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया और 2 साल बाद 1865 में अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया। जब तक मेंडल जीवित रहे तब तक उनके काम को तवज्जो नहीं मिली। इसका सबसे बड़ा रीजन जो था वो ये था कि they didn't belong to any scientific background. He wasn't just an Austrian monk. क्योंकि वो कोई साइंटिस्ट नहीं थे, इसीलिए लोगों ने उनके काम को एक्सेप्ट नहीं किया। आज हम किसी भी चीज़ को इंटरनेट पर अपलोड करके उसे वर्ल्ड वाइड पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन 1860s की बात है, उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी कि वो उसको कहीं सोशल मीडिया पर अपलोड करके वर्ल्ड वाइड पब्लिश कर पाए, इसीलिए उनका काम जो है एक लिमिटेड एरिया तक ही रह पाया। दूसरा है फैक्टर। मेंडल ने बताया कि जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चों में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, इन सब के रिस्पॉन्सिबल होता है फैक्टर्स। पर उनके कंटेम्प्रेरीज मतलब उस टाइम के जो उनके साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने मेंडल से पूछा कि अगर आप कहते हो कि अगर पेरेंट्स से बच्चों में जो ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर्स, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, तो बताइए कि फैक्टर होते कहाँ पर है। तो नॉट एनी फिजिकल प्रूफ, वो ये नहीं बता पाए कि हमारी पूरी बॉडी में एग्जैक्टली जो है फैक्टर्स होते कहाँ पर है। फिर आता है यूज ऑफ मैथमेटिक्स। पहली बार किसी ने बायोलॉजी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज किया था, जो कि बिल्कुल नया था और अनएक्सेप्टेबल था। मेंडल ने अपने गार्डन में देखा कि कुछ मटर के पौधे तो इतने लंबे हैं, कुछ मटर के पौधे बहुत छोटे हैं, ऐसा क्यों है। तो ये जानने के लिए उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया। ड्वार्फ मतलब बौना पौधा। तो एक टॉल प्लांट लिया और ड्वार्फ प्लांट लिया, उनका क्रॉस कराया, जो F1 जनरेशन हुई। इन दोनों को क्रॉस करा के जो जनरेशन आगे आई वो टॉल हुई। इससे हमें पता चलता है जो टॉल है वो डोमिनेंट ट्रेट है। डोमिनेंट ट्रेट वो होता है जो प्रोजेनी में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, और रिसेसिव ट्रेट वो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो यहाँ पर जो टॉल था वो डोमिनेंट ट्रेट था और ड्वार्फ का जो ट्रेट था वो रिसेसिव ट्रेट था। इस तरीके से मेंडल ने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज करके अब इनहेरिटेंस के 3 लॉ दिए। जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने बताया कि जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वही प्रोजेनी में जाता है। प्रोजेनी मतलब नेक्स्ट जनरेशन।
पेरेंट्स से जो ट्रेट बच्चों में जाएगा वो डोमिनेंट ट्रेट होगा। सेकंड उन्होंने बोला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब ही होता है सेपरेशन। फैक्टर्स जो है वो दो अलील से मिलकर बने होते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो एक अलील दूसरे गैमेट में जाएगा और एक अलील अलग अलग गैमेट में जाता है। थर्ड उन्होंने बोला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इससे उन्होंने बताया कि जो ये अलील्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ये अलील इन चारों गैमेट में से किसी भी गैमेट में जा सकता है, वो दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता। जो मेंडल के लॉज थे उनके कुछ एक्सेप्शंस भी थे, जैसे लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। मेंडल के अकॉर्डिंग या तो मटर के पौधे लंबे होंगे या तो बौने होंगे, पर कुछ मिडिल हाइट के भी होते हैं। वो ये बता नहीं पाए कि मिडिल हाइट के क्यों हुए। ये सब होता है ब्लेंडिंग के कारण। तो कुछ एक्सेप्शंस भी थे। 1865 में मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट पब्लिश किया था, लेकिन 1900 में इतने सालों बाद 3 साइंटिस्ट आए जिनका नाम है कार्ल लॉरेंस, ज़ेनमार्क और ह्यूगो डी व्रीज। उन्होंने इंडिविजुअली मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर किया और पाया कि जो मेंडल बता रहे थे वो बिल्कुल सही था। और जिस फैक्टर की बात मेंडल कर रहे थे, जिस फैक्टर को मेंडल ने बताया था कि रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टरिस्टिक्स के ट्रांसफर के लिए, वो फैक्टर और कोई नहीं बल्कि जीन है, जो हमारी बॉडी के सेल के डीएनए में प्रेजेंट होता है। और इन सब का क्रेडिट उन्होंने दिया ग्रेगर जॉन मेंडल को। मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उनकी सक्सेस के रीजन थे लार्ज सैंपलिंग साइज। जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने 7 पेयर्स ऑफ ट्रेट लिए थे। उन्होंने 6 जनरेशन तक हर ट्रेट का एक्सपेरिमेंट किया, जिसके कारण उन्हें लार्ज सैंपलिंग साइज मिल गया। दूसरा है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज किया, जिसके कारण उन्हें एक्यूरेट रिजल्ट मिल पाए। थर्ड है कंफर्मेशन। बार बार अगर आप एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें एक कंफर्मेशन मिल गई कि जो मैं लॉ बता रहा हूँ, मेंडल के जो लॉ है वो कोई कोइंसिडेंस या एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि जनरल रूल है इनहेरिटेंस के। आज हम जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आसानी से पहचान कर उनको ट्रीट कर पाते हैं, ताकि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ना जाए, ये सब मेंडल के बिना पॉसिबल नहीं था। इन सब का क्रेडिट जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। This is all about the great personality Gregor John Mendel, who is also. We all are gathered here to celebrate 37th Foundation Day, and on this auspicious day, I, Anushka Sonyal, a student of class 12, is going to express my presentation on the topic biotechnology and its application in the field of medicine. So, after hearing the word biotechnology, the first thing that comes in your mind is that what is actually biotechnology? So, let me answer your question. Biotechnology is derived from 2 words, bio and technology. Bio means living and technology means scientific knowledge. Biotechnology is the use of living systems and organisms to develop or make products useful to humans. It has its application in various fields, but especially in the fields of agriculture and medicine. Now we will talk about medical biotechnology. Medical biotechnology applies biological systems and organisms to improve healthcare. It involves drug production, which means the production of medicine. Gene therapy, this means the replacement of a faulty gene by a healthier and functional gene. And diagnostic, this means the detection of some diseases. Next comes gene therapy. Gene therapy is a technique that modifies a person's gene. In other words, a faulty gene being replaced by a healthy and a functional gene. It holds promises for treating genetic disorder like cystic fibrosis and hemophilia. Hemophilia is such a genetic disorder in which if we get a cut or wound, the bleeding does not stop and sometimes may so severe that it may cause death. So by the help of gene therapy, we can treat this disorder. The first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl
suffering with adenosine deaminase deficiency. Next comes biopharmaceuticals. Biopharmaceuticals are the medical drugs which are produced using biotechnology to treat complex diseases and support vaccine development. Examples include insulin. Insulin is responsible for maintaining sugar level in our body. Growth hormone, which is responsible for our growth. And monoclonal antibodies. Antibodies are responsible for fighting with any pathogen that enters our body. They are highly effective but expensive to produce. This is not affordable to everyone. Recently, few years ago, we all have gone through a dangerous pandemic of COVID-19. The harsh conditions threatens everyone to death. But have you ever thought that how the mRNA vaccines during COVID-19 formed? Yes, of course, it was also the result of biotechnology. Biotechnology has led to the development of more effective and safer vaccines, including the mRNA vaccines during COVID-19. Next, move towards stem cell therapy. In stem cell therapy, stem cell plays a vital role. Stem cells have the potential to treat a wide range of diseases by regenerating damaged tissues and organs. It holds promises for treating conditions like spinal injuries, heart diseases, and diabetes. And now I will tell you some special properties of stem cells. Stem cells has two distinctive or unique properties. Stem cells multiply faster, and when they divide, they become the exact copy of themselves. The next property is stem cells become other cell of our body. If you put a stem cell in your nervous system, it will become a nerve cell. And if you put your stem cell in your muscle, it will become a muscle cell. Next comes diagnostic technique. As I have already told you, that diagnose means the detection of diseases. Biotechnology enables diagnostic through techniques like PCR, polymerase chain reaction, ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay, and CRISPR, enabling early and precise detection of diseases. PCR is used to detect HIV in suspected AIDS patients, and ELISA is based on the principle of antigen-antibody interaction. Next comes personalized medicine. Biotechnology enables personalized medicine, trailing treatment, and based on the individual genetic profiles for better outcomes. After knowing the whole process about biotechnology, the things that struck us that what will be the future of medical biotechnology. So, the future holds promises for advancement in nanomedicine, regenerative medicine, and more accessible genetic editing technologies. Lastly, its conclusion. Biotechnology has revolutionized medicine, offering better treatments, cure, and personalized healthcare for a healthier future. So, this is all I present and hope so that biotechnology will become more enhanced and effective in near future. With this, I remain. Thank you. बच्चों बैठ जाओ जरा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच प्रोफेसर एस.एस. रावत जी, जो कि हमारे हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के में डीन रह चुके हैं और BSW रह चुके हैं। तमाम प्रशासनिक कार्यों को वो देखते थे। कार्यक्रम में इस विद्यालय की जो प्रबंधक हैं, परम आदरणीय मैडम उषा भट्ट, इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय ब्रजेश भट्ट जी, इस डॉक्टर भट्ट जी, कानपाल जी और सभी जो यहाँ पे टीचर्स हैं और डियर स्टूडेंट्स, ये मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि 1988 में जिस विद्यालय की स्थापना श्रीनगर में हुई थी, जहाँ पे आज आप देखते होंगे कि एक अंजलि मेडिकल
शॉप है, उसी के नीचे जो सड़क के नीचे एक छोटा सा विद्यालय की स्थापना दीदी ने की थी। दीदी का जो प्रयास रहा है इतने वर्षों में, उससे हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं इस कार्यक्रम में आदरणीय दीदी उषा भट्ट का नौटियाल का इस कार्यक्रम में और अपनी तरफ से उनकी ऊर्जा को मैं सैल्यूट करता हूँ और उनकी जो एनर्जी रही है, जिस तरह से उन्होंने विद्यालय की स्थापना की, क्योंकि आज हमारे श्रीनगर परिसर में या श्रीनगर के आसपास बहुत सारे विद्यालय खुले हैं, लेकिन मुझे आज खुशी हो रही है कि इस विद्यालय की स्थापना से चूँकि मैं जुड़ा हूँ और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं केवल एकेडमिक्स में ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में भी नेशनल लेवल तक खेले हैं, तो मैं यहाँ के जो शिक्षक हैं उनको भी बधाई देता हूँ। और यहाँ पे जो अभी जो प्रेजेंटेशन रखा है, एक संस्कृति कांटपाल ने रखा है, एक अनुष्का सौर्याल ने रखा है, और इसके से पूर्व जो हमारे जो छात्र थे जिन्होंने स्वागत गीत और ये तमाम गाए हैं, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही है। उन सब के लिए भी आप ताली बजाइए। बच्चों, यहाँ पे आना और मंच पे खड़ा होना और यहाँ से बोलना भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ आपको बहुत सारे जो ये कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स होता है, उन तमाम गतिविधियों में भी आपको पार्टिसिपेशन करना ज़रूरी है, आपकी भागीदारी ज़रूरी है। जो बच्चे आगे बैठे हुए हैं निश्चित रूप से वो बहुत देर से सुन रहे होंगे, लेकिन बच्चों कभी ना कभी आपको एक न एक दिन जीवन में आपको मंच में आना ही पड़ेगा, इसलिए बाद में आने में बहुत दिक्कत होती है और बोला नहीं जाता है। शुरू से ही कोशिश करिए इस तरह के, क्योंकि ये विद्यालय तमाम गतिविधियों में एक मंच आपको देता है। उस मंच में आकर के आप, चाहे वो आप कविता बोलें, चाहे आप कुछ भी सुनाएं, जरूर मंच में आए और मंच में बोले। जहाँ तक चूंकि यहाँ पे ज़्यादातर छोटे बच्चे हैं, मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो अपने माता पिता का कहना माने, शिक्षकों का कहना माने, क्योंकि आज जो जिस तरह से हमारा जो पूरा सोशल मीडिया और तमाम उसमें हम लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, पेरेंट्स भी हो गए हैं। मैं यहाँ पे केवल बच्चों को ही संबोधित नहीं कर रहा हूँ, जितने यहाँ पे हमारे अभिभावक हैं, टीचर्स हैं, उनको भी मैं संबोधित कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं भी हूँ कि हम लोग बहुत अपना जो समय है उस समय हम उसमें किसमें बिगाड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे, जो मोबाइल पे, हर समय मोबाइल पे हम कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। इसका जो समय है उसको कम करना होगा। और इस मोबाइल में बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, बहुत उपयोगी चीज़ें भी हैं, लेकिन साथ ही इस मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो कि हमें, हमारा जो ध्यान है, हमारी जो पढ़ाई का जो फोकस है उससे हट करके कहीं ना कहीं वो क्या करता है, उस हमारी जो कॉन्फिडेंस है या हमारा जो फोकस है उसको क्या है, उसको बिगाड़ने में काम कर रहा है। तो इस पे भी जो हमारी निर्भरता है वो धीरे धीरे कम करनी चाहिए। मैं 2-3 चीज़ें आपके बीच कहूँगा, क्योंकि जो आज हमारे जो प्रदेश है उत्तराखंड, उस उत्तराखंड में जो हमारे युवा हैं, और वैसे तो पूरे देश में, क्योंकि ये युवाओं का देश है, लेकिन इस युवा शक्ति के पीछे जो सबसे बड़ी समस्या आ गई है वो आ रही है आजकल एक नशे की प्रवृत्ति भी आ रही है। आपने सुना होगा, जो छोटे बच्चे हैं, सुना आपने कि नशा क्या होता है? हाथ उठाओ, कोई किसी ने सुना है? उसमें टेलीविजन में और तमाम उसमें आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे, या कभी कभी आपने चलते हुए देखा होगा कि सड़क में कोई व्यक्ति कोई मादक पदार्थ लेकर के वो लेटा हुआ है, या उसके अगल बगल जो गाय है उसका मुंह चाट रही है, या कुत्ता उसका मुंह चाट रहा है, नाली में पड़े हुए, बहुत आपने देखा भी होगा, और इस तरह के किस्से आपने बहुत सुने होंगे। लेकिन आज चूंकि हम इस पे हमें नजरअंदाज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो युवा शक्ति है, ये युवा शक्ति इस नशे की लत में आ गई है, और ये मल्टी डायमेंशन मुद्दा बन गया है। क्योंकि इसमें इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं।
अगर जो युवा और खास करके जो बच्चे हैं, वो बच्चे भी कहीं न कहीं गलती से, भूल से कभी अगर इसकी लत में आ जाते हैं, ड्रग्स के नशे की लत में आ जाते हैं, तो उससे कई बार उनको लगता है कि हमारा बहुत अच्छा है। कभी कभी बच्चे कहते हैं चलो एक बार ले लो, चाहे वो सिगरेट पीना हो, चाहे वो तंबाकू खाना हो, लेकिन वो बाद में हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। उससे हमारी पूरी जो देश की जो जीडीपी है उस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक तो नशे से दूर रहना है, और तमाम जो यहाँ पे बड़े बच्चे हैं खास करके, कभी कभी क्या होता है कि गलती से भी कभी कभी कोई न कोई गलती से इसका स्वाद, इसका नशे का टेस्ट डेवलप करने के लिए कहता है, इसको हमेशा ना बोलना सीखिए, कभी हमेशा इसके लिए मना करना सीखिए, अपने विल पावर को मजबूत कीजिए। और दूसरा, इससे जुड़ा हुआ जो मसला है, ये मसला ये इसलिए है कि जब हम कहीं ना कहीं नशे की लत पे हम पड़ जाते हैं या नशा लेते हैं, उससे क्या होता है कि जब हम नशा लेते हैं तो उससे बहुत सारी चीजें उससे बिगड़ती जाती हैं। एक तो हमारा जो सोशल फैब्रिक है, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, वो बिगड़ जाता है। आपने देखा होगा कि घर में भी अगर कोई पेरेंट्स या कोई रिश्तेदार या कोई भी पी के आता है, उससे पूरा सामाजिक जो ताना बाना है वो बिगड़ जाता है। तो बच्चों, अभी से हमें इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और कभी भी इस गिरफ्त में कोशिश करें कि इससे बचे रहें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ के हमारे स्टूडेंट रहे हैं, हमारे मित्र भी हैं। आप देखिए आज इतना उन्होंने परिश्रम कर दिया कि एक बहुत बड़ा भव्य वो अंजलि मेडिकल और बहुत एक छोटा मोटा मॉल था, और उसमें कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आप ये ऐसा बने कि दूसरे को कैसे रोजगार दें। जरूरी नहीं कि केवल सरकारी सेवाओं में हम जाएं। आप देख रहे हैं बहुत सारे उद्यमिता है, इंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। बहुत सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना परिवार के साथ साथ दूसरों को नौकरी दे रहे हैं। तो जिसने समय पे परिश्रम कर दिया है, वो आगे उसका जो भविष्य है वो बहुत सिक्योर होगा। इसलिए अभी से आप जो हमारे अभी बच्चों को खराब स्थापना दिवस पे हम संकल्प लें कि हम मेहनत करें और आगे बढ़ें। मैं इस कार्यक्रम में जितने भी शिक्षक और जितने भी यहाँ पे जो बच्चे इस पूरी कमेटी में जो है, मैं उनको बहुत बहुत अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। और विशेषकर शिक्षकों को कि जिन्होंने यहाँ पे जो हमारा जो ये स्कूल है ये निरंतर आगे बढ़ रहा है। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका आभार भी प्रकट करता हूँ, और विशेष करके जो हमारी उषा नौटियाल दीदी है उसका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपने मुझे आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और आपके साथ मुझे संवाद करने का अवसर मिला। मैं रोटरी क्लब के डॉक्टर बर्जी से भी गुजारिश करूंगा, एक दिन जरूर आप मेरा एक व्याख्यान यहाँ पे उस तरह से भी रखें जिस तरह से आप और रखते हैं। तो मैं बच्चों से और भी इस पे बातचीत करूंगा, इन मुद्दों पे और गहरे रूप से भी। मैंने देखा कि अभी प्रोजेक्टर भी है, उस पर मैं और तरीके से भी आपसे बातचीत करूंगा। मैं यहाँ पे जितने भी सम्मानित अतिथि हमारे बीच आए हैं उन सब का एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूँ। और बच्चों, आपने इतनी देर तक मुझे सुना, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।
होमोजेनियस मिक्सचर होता है, और इस जो कंपोनेंट सॉल्यूशन बनाने में यूज होते हैं उनको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्यूट इज इन लेस अमाउंट एंड सॉल्वेंट इज इन लार्ज अमाउंट। Next, binary solution. A binary solution is a solution that contains one solute and one solvent. Binary solution वो solution होता है जिसमें one solute और one solution होता है। And we all know that matter have three states: solid, liquid and gas. अब हम इन तीन स्टेट्स को सॉलिड और सॉल्वेंट की जगह पे रख के और उसके एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट, गैसियस सॉल्यूशन, गैस एंड गैस, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। Second, liquid and gas, chloroform and with nitrogen gas. Third, solid and gas, camphor in nitrogen gas. Third, liquid solution, gas with liquid, oxygen dissolved in water. ये एग्जाम्पल हम हमेशा देखते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स पानी दिन के टाइम पे पानी की डेप्थ में चले जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस पानी में डिसॉल्व होती है वो सन की सनलाइट से इवापोरेट हो जाती है। सेकेंड, लिक्विड इन लिक्विड, एथेनॉल इन वाटर। थर्ड, सॉलिड इन लिक्विड, ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर। और ये एग्जांपल भी हम हमेशा डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि शुगर डिसॉल्व इन वाटर एंड NaCl डिसॉल्व इन वाटर। थर्ड, सॉलिड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ H2 एंड पैलेडियम। सेकेंड, लिक्विड इन सॉलिड, अमलगम ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। थर्ड, सॉलिड एलॉयज। ये एग्जांपल हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और इसके एग्जांपल बेबिट मेटल, ब्रास, एलॉय, ब्रॉन्ज जैसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। हमको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट रहती है, जैसे कि नाइट्रोजन, हीलियम एंड ऑक्सीजन और CO2 एंड अदर गैसेस। तो हमारा जो होमोजेनियस मिक्सचर है, तो हमारा एटमॉस्फेयर भी एक सॉल्यूशन है। मास परसेंटेज, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हम इसलिए देखते हैं, अगर जब दो सॉलिड मिक्स होते हैं, सॉलिड और सॉल्वेंट, तो हम समरूप तरीके से डिसॉल्व होती है। समरूप मतलब होमोजेनियस, एंड वी ऑल नो दैट मैटर हैव थ्री स्टेट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और जो सॉल्यूशन होता है वो खाली लिक्विड का सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन दो सॉलिड या दो गैसेस का मिक्सचर भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम सॉलिड सॉल्यूशन जैसे एलॉयज और गैस सॉल्यूशन जैसे एयर लेते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल और हो सकते हैं। जो सब्सटेंस सॉल्यूशन बनाते हैं उन्हें हम कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये कंपोनेंट्स दो तरीके के होते हैं: सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट हैव लेस नंबर्स ऑफ मोल्स एंड सॉल्वेंट हैव लार्ज नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है किसी भी सॉल्यूशन में। एग्जाम्पल के लिए हम शुगर एंड वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें शुगर सॉलिड रहता है और वाटर लिक्विड, जिसमें शुगर सॉल्यूट होता है और वाटर सॉल्वेंट होता है। और हम अपना सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, गैस एंड गैस सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट भी गैस होता है एंड सॉल्वेंट भी गैस होता है। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस इन एयर। एयर में बहुत सारी गैस प्रेजेंट रहती है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है। और अब हमारा अगला एग्जांपल है गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट गैस और सॉल्वेंट लिक्विड होती है। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। जिस तरह से ऑक्सीजन गैस पानी में डिसॉल्व होती है, जिससे वाटर में सर्वाइव करने वाले कुछ एक्वेटिक एनिमल्स पानी में सांस ले सकते हैं। अब हम सॉल्यूशन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर के फॉर्म में ही रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड दे कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आइज। जो भी पार्टिकल होमोजेनियस मिक्सचर में प्रेजेंट होगा उसका डायमीटर हमेशा 1 नैनोमीटर जितना ही होगा, और उन पार्टिकल्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सो इन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। छात्रा हूँ। आज मैं स्कूल स्थापना दिवस पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। मेरे स्कूल कितना सुंदर जैसे फूल, मेरे स्कूल से ना कोई दूजा, सरस्वती माँ की होती। गुरु हमारे पाठ पढ़ाए, नई नई बातें सिखलाते, ज्ञान का खजाना है स्कूल, मैं कैसे जाऊँ इसको भूल। मेरे स्कूल कितना सुंदर जैसे फूल, खेल कूद मुझे सिखलाते, अनुशासन मेरे न बता। खूब पढ़ूंगी खूब लिखूंगी, देश का ऊंचा नाम करूं, लिखने बसता मेरे स्कूल कितना सुंदर जैसे
शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, आप सबको भगवती मेमोरियल पब्लिक स्कूल के 37वें फाउंडेशन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग निरंतर मेहनत कर रहे और भगवती मेमोरियल पब्लिक स्कूल को ऊंचाइयों तक ले जाइए। शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, चाहे कोई भी गतिविधियां हैं, हर जगह पार्टिसिपेट करना है और स्कूल को बुलंदियों पे ले जाना है। इससे पहले प्रोफेसर एमएल सैमुअल सर ने आपको कई चीज़ों के बारे में अवगत कराया। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना और मुझे उम्मीद है आप उन चीज़ों को अमल करेंगे और अपने दैनिक जीवन में भी लाएंगे। एज ए डॉक्टर शिक्षा के साथ साथ रहें, तंदुरुस्त रहें, तभी हम आगे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा खान पान भी जरूरी है, जिसके लिए जंक फूड्स और प्लेंटी ऑफ वाटर्स फूड लेना है, जंक फूड्स अवॉइड करना है, खाने में फास्ट फूड, मीठी चीज़ें थोड़ा अवॉइड करनी है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है, योगा, व्यायाम, पैदल चलने की आदत रखनी है और अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना है, हाइजीन का ध्यान रखना है। खाना खाने से पहले अच्छे से हाथ धुलने हैं, कई जब हम टच करते हैं उसका भी ध्यान रखना है। जनरली हम लोग बहुत सारे सेमिनार अटेंड करते हैं और कई तरह के वक्ता हमारे पास स्लाइड्स लेकर के आते हैं, लेकिन हमने देखा दे आर टोटली डिपेंड ऑन दैट स्लाइड। वो क्या करते हैं, स्लाइड की तरफ देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। लेकिन मैंने बच्चों को देखा कि बच्चों को जो चीजें लिखी हुई थी वो तो बोल ही रहे थे, उसके अलावा बच्चे और चीजें भी उसमें ऐड कर रहे थे। तो मैं उस पूरे स्टाफ को, पूरे टीचर्स को बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस तरह का एक पहल करी है। और मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह के आप क्लास के अंदर भी इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं। जैसे साइंस का एक चैप्टर है, एक बच्चे को बोला आप इसका प्रेजेंटेशन बना के लाओ। वो बच्चा, उस बच्चे को तो भाई हार्ड हो ही जाएगा वो टॉपिक। उसके अलावा जो बच्चे सुनने वाले हैं वो भी बच्चों को, उनको भी उसका नॉलेज होगा और उन बच्चों से क्वेश्चन आने चाहिए और उस बच्चे को आंसर देना चाहिए। तो एक तरह से आपकी सब्जेक्ट की तैयारी भी होती रहेगी। अभी जो बहुत सारी प्रेजेंटेशन यहाँ पर आए तो मुझे तो पुराने सारे चैप्टर याद आ गए, ये मेंडल के लॉ से लेकर के बायो में से सब चीज़ें जो थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करूँगा कि इस तरह के आप चीज़ें आगे बढ़ाओगे। In Hindi we can say that vitamin किसी भी खाने में पाए जाने वाले वो तत्व है जो हमारे शरीर की गतिविधियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये हमें खाने में या फिर सप्लीमेंट में पाए जाते हैं और खुद हमारे अंदर भी कुछ प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट, इसके फंक्शन, ये हमारी बॉडी में रेजिस्टेंट बिल्ड करता है डिजीज के अगेंस्ट, प्रिवेंट करता है हमें डिजीज से जो कि विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, स्टिमुलेट करता है और स्ट्रेंथ करता है हमारी डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम को, मेंटेन करता है हमारी प्रॉपर हेल्थ और नॉर्मल ग्रोथ को। अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। हम इसे क्लासिफिकेशन सॉल्युबिलिटी के बेसिस में करते हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें बताती है कैसे विटामिन एब्जॉर्ब होगा, कैसे ये बॉडी में स्टोर होगा और कैसे ये बॉडी से एक्सक्रीट होगा। सो सॉल्युबिलिटी डिसाइड्स कैसे ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होगा, कहाँ ये स्टोर होगा और कैसे हम इसे बाद में यूज कर सकते हैं। हम इसे दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं। पहला है फैट सोल्यूबल, जो विटामिन फैट में डिजॉल्व होता है, हम फैट सोल्यूबल कहते हैं। इन्हें हम अपनी बॉडी में स्टोर कर सकते हैं इन फैट टिश्यू, लिवर एंड मसल। देयर आर 4 विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई एंड विटामिन के। नेक्स्ट इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। विटामिन जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं उन्हें हम वाटर सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, इजीली बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। इनमें 2 विटामिन होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पूरे 8 विटामिन होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3,
vitamin B5, vitamin B6, vitamin B7 and vitamin B9 and vitamin B12. So हमने देखा कि कैसे ये एक दूसरे से अलग होता है, इससे हमें इन्हें स्टडी करने में भी इजी होता है। वाटर सॉल्यूबल विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, फैट सॉल्यूबल हमारी बॉडी में स्टोर होता है। अब हम इसमें जानेंगे कि फैट सॉल्यूबल विटामिन हमें कहाँ से मिलते हैं और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, उनकी कमी से हमें कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। सबसे पहले हमारा विटामिन ए, जिसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। हमारे आपका जो है बहुत ही जो है पॉल्यूशन बढ़ रहा है। फिर आ जाता है कंक्लूजन, यानी कि अभी तक हमने जितना पढ़ा तो ये है कि पॉल्यूशन इज नॉट समवन एल्स प्रॉब्लम, यानी कि जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है वो मेरी अकेले की नहीं है, ये प्रॉब्लम हम सबकी है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो भी हम सबको निकालना होगा और अपनी अर्थ को सेव करना होगा, पानी को वेस्ट नहीं करना होगा, पॉल्यूट नहीं करना होगा, एयर को पॉल्यूट नहीं करना होगा। तो इससे जो है हमारी अर्थ सेफ रहेगी और जो पॉल्यूशन नहीं होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मंगल